आज से हम लोग माध्यिका यानी मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल पढ़े थे उसके बारे में कुछ कुछ बता दीजिए। अगर कोई त्रिभुज हो और उस त्रिभुज का दो कोनों का अंतः समद्विभाजक रेखा यहाँ पर मिले, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा BOC, एंगल BOC क्या होगा? 90 डिग्री प्लस। जिसको मेहनत नहीं करना है क्लास मत आइए, अरे समझ में ये सब मत पढ़िए, फालतू के टाइम पास काहे करने आते हैं? बोलिए जिसको याद है। 90 डिग्री प्लस होने बाय 2। और अगर बाह्य समद्विभाजक हो तो ये भी तो आपका ABCO, तो एंगल BOC क्या होगा? 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 होगा। कोई त्रिभुज हो और किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा और इसी कोण से एक लंब डाला जाए, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा? दोनों कोण के अंतर का आधा होगा। बहुत अच्छी बात है। अगर इसका नाम मैं ABC लिख दूं, ABC, तो एंगल B माइनस एंगल C/2 होगा। चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ तक आप लोग को लगभग याद है। और इससे पहले आपको बेसिक चीज, एक लाइन पर कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो इस सब चीज से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इस चीज को पढ़ने। अब कोई मीडियन के बारे में बताइए, माध्यिका के बारे में। माध्यिका क्या होता है किसी को पता? साइड में डिवाइड होता है। हाँ, माध्यिका जो है इसको हम लोग मीडियन कहते हैं। और ये जो है किसी भी त्रिभुज में शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा सामने की भुजा पर जो मिलाई जाए उसी को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा सामने की भुजा पर मिलाई जाए तो उसको क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में कितने माध्यिका हो सकते हैं? 3। किसी भी त्रिभुज में कितने माध्यिका हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं माध्यिका। अब इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे DEF। तो हम कह सकते हैं कि माध्यिका है। और अगर ये माध्यिका है तो माध्यिका का काम है कि माध्यिका मतलब मीडियन का काम है ना कि वो जहां पर गिरेगा ना उसको आधा आधा कर देगा। अगर भुजा पर गिरा तो भुजा को आधा आधा, कोण से निकला है तो कोण को आधा आधा। तो ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे। अब इसके बारे में कहा जाता है, माध्यिका के बारे में, कि किसी भी त्रिभुज में कितने माध्यिका हो सकते हैं? 3 माध्यिका हो सकते हैं। माध्यिका की जो लंबाई है इसके बारे में अलग अलग चीज है। जैसे 2-3 चीज आपको जानना होगा। पहली बात तो ये कि किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका हो सकते हैं। और एक चीज और, समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, समबाहु त्रिभुज में लंब यानी परपेंडिकुलर लंब को ही माध्यिका कहा गया है। समबाहु त्रिभुज में लंब ही क्या है? माध्यिका है। जबकि लंब का परपेंडिकुलर होता है और माध्यिका का मीडियन होता है। लेकिन जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो वहां पर लंब ही माध्यिका कहलाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में लंब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2a। और यही लंब, और इसी को हम क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। अब पहला चीज तो ये कहता है कि कोई त्रिभुज में माध्यिका खींचा जाए तो किसी भी त्रिभुज में माध्यिका और भुजा के बीच का जो रिलेशन देखना होगा वो 2-3 रिलेशन होगा। पहला रिलेशन तो ये होगा कि समबाहु त्रिभुज में, नहीं समबाहु नहीं, किसी भी त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई का जो योग होगा AB, BC और AC, भुजाओं की जो लंबाई का जो योग होगा, भुजाओं की लंबाई का योग माध्यिका की लंबाई के योग से बड़ी होनी चाहिए। बोलिए, भुजाओं की लंबाई का योग माध्यिकाओं की लंबाई से बड़ी होनी चाहिए, लंबाई के योग से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका है AD प्लस कुछ भी उठा लीजिए BE
प्लस सी है। तो यहाँ पर पहला चीज तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट थ्योरम और डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि किसी भी त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई का योग माध्यिकाओं की लंबाई के योग से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। फिर दूसरा चीज कहता है कि समबाहु किसी भी त्रिभुज में जो हमारे पास एक भुजा है, दो भुजाओं का जो योग है ना, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगना से बड़ा होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जैसे ए बी प्लस बी, अरे आराम से जी, किसी भी त्रिभुज में ए बी प्लस बी ए सी या बी सी कुछ भी उठा लीजिएगा, दो भुजा होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग है वह तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगना से भी बड़ी होनी चाहिए। तो तीसरी भुजा का जो माध्यिका है वो क्या है हमारे पास? एडी है, एडी है। तो ये रहा दुगना एडी से भी क्या होना चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगना से भी क्या होना चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो ये है कुछ माध्यिका के बारे में। इसको पहले लिखिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो लिखिए, किसी भी त्रिभुज में माध्यिका के बारे में, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष माने वर्टेक्स, कोई भी शीर्ष होता है, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से भुजा के सामने की भुजा पर, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पर मिलाने वाली लाइन को माध्यिका कहते हैं। सामने की भुजा को मिलाने वाली लाइन को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका कहते हैं। ऐसे हम अभी नहीं लिखवा रहे हैं, सिर्फ बता देते हैं। माध्यिका का काम है कि जिस लाइन पर गिरा उसको आधा आधा कर देगा, शीर्ष को भी आधा आधा कर देगा। लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल अभी रहने देते हैं, कुछ इनके बारे में बात करते हैं। आगे लिखिए, किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिका हो सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिका हो सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिका हो सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज में लंब को ही माध्यिका कहा जाता है। क्या लिखते हैं? समबाहु त्रिभुज में लंब को ही माध्यिका कहा जाता है। लंब को ही माध्यिका कहा जाता है। ओके, अब इनको हम लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं। देखिए, भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से, भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से बड़ी होती है। भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से बड़ी होती है। आगे लिखिए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माध्यिका के, तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगना, तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगना से भी बड़ी होती है। माध्यिका के योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के माध्यिका के, तीसरी भुजा के माध्यिका के दुगना से भी बड़ी होती है।
तो ये कुछ माध्यिका के बारे में हम लोग हल्का हल्का पढ़े। अब अगर कहा जाता है, आगे बोलता है कि अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में सामने के शीर्ष से कोई भुजा पर दो लंब डाला जाए, लेकिन समद्विबाहु होना चाहिए, समद्विबाहु होना चाहिए, समद्विबाहु होना चाहिए। समद्विबाहु और समबाहु का मतलब क्या होता है जानते हैं? समबाहु का मतलब तीनों भुजा बराबर, ऐसे ही लिखना नहीं है, समझना है खाली। समबाहु का मतलब तीनों भुजा बराबर, तो उसके लंब भी क्या होंगे? बराबर होंगे। लंब क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब ये समझना है कि अगर समबाहु है, समबाहु में तीनों भुजा बराबर होते हैं, तो तीन भुजा अगर बराबर है तो तीनों लंब बराबर हो गया। तो समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होता है तो दोनों लंब बराबर होंगे, ठीक है ना? तो ये कॉमन सेंस है, आराम से वहीं से देख लेना है। अगर दो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों भुजा बराबर है, तो तीनों भुजा बराबर मतलब तीनों लंब बराबर होंगे, परपेंडिकुलर। तो दो भुजा बराबर होंगे जिसमें उसमें दोनों लंब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर दो भुजा बराबर है, एक और होता है विषमबाहु। विषमबाहु माने स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें तीनों भुजा अलग अलग होते हैं। तो अगर उसमें लंब खींचा जाए तो तीनों लंब क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब लिखिए इसको, अब देखिएगा समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ कहता है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक थ्योरम इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में गए और कौन सा थ्योरम से आपके पेपर में सवाल आया ये कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हर जगह से सवाल बनेंगे। हाँ, कुछ जगह से बहुत ज्यादा बनेंगे। तो याद रखिएगा, ये तो देखने में कौन सा त्रिभुज लग रहा है? कौन सा लग रहा है? समकोण त्रिभुज। तो याद रखिएगा कि कहता है नियम कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री जहां पे बनता है, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली कोण से सामने की भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। ये आपका क्या है? लंब, आधार और ये कर्ण। तो कहता है कि समकोण बनाने वाली भुजा पर अगर लंब डाला जाए तो इस लंब की लंबाई फिर आपसे पूछा जाएगा। तो इस जगह से 3 ठे फॉर्मूला बनेगा, तीनों याद रखना है। जितना पेपर लिखिएगा इस जगह से हर बार कहीं ना कहीं सवाल मिल ही जाएगा। तो ABCD हम कर दे रहे हैं। तो याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले इस जगह से अगर हम एक लंब खींचेंगे तो इस लंब की जो लंबाई है, इस लंब की जो लंबाई है जिसका नाम हो गया BD, लंब की जो लंबाई है वो ये होता है AB गुने BC, बिल्कुल ठीक, बटा में AC। अब अगर हम चाहें तो इसको नहीं भी याद रखेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि इसको निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन आगे जो है ना फिर 2 ठे और आएगा तो वो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि कितना बार आप हर बार निकाल के बनाइएगा तो वो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो पहला तो डायरेक्ट यही याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि अगर हम इसको P कहें और नहीं भी P कहें तो कोई बात नहीं। तो दूसरा थ्योरम कहता है कि अगर 1/BD का जो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर के रूप में फॉर्मूला होता है, 1/BD का जो स्क्वायर होगा वह 1 में इनके स्क्वायर के योग के बराबर, यानी 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर। एकदम याद करते चलना। तीसरा होता है समकोण के साथ समकोण समद्विबाहु भी तो होता है, समकोण समद्विबाहु भी होता है। समकोण समद्विबाहु का मतलब वैसा कोण वैसा त्रिभुज जिसके दोनों भुजा बराबर भी हो और 90 डिग्री भी बनता हो। तो समकोण समद्विबाहु अगर रहा, जैसे मान लिए कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यहां लिख देता हूं कि अगर समकोण समद्विबाहु रहा, समकोण समद्विबाहु, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में अगर इसी का लंबाई अगर आपसे पूछने लगा, BD अगर पूछने लगा, तो आपका इनका गुणनफल हो जाएगा, यानी AD गुने CD कहिए या DC कहिए, AD गुने CD या DC, यानी इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल। तो अब इनको आप याद करिए। थ्योरम बोलेगा कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कर्ण पर जब लंब डाला जाए तो इस लंब की लंबाई क्या होगी।
तो लंब की लंबाई बराबर यानी BD बराबर होगा AB गुने BC बटा में AC, या 1 बाई बटा में करके 1 बाई BD का स्क्वायर बराबर 1 बाई AB का स्क्वायर प्लस 1 बाई BC का स्क्वायर। अगर समकोण के साथ समद्विबाहु हो यानी ये दोनों भुजा अगर आपस में बराबर हो तो इनकी जो लंबाई है वो इनका गुणनफल होगा। मेरे साथ एक बार बोलिए, याद हो जाना चाहिए, बोलिए BD बराबर AB गुने BC बटा में AC, 1 बाई BD स्क्वायर बराबर 1 बाई BD स्क्वायर बराबर 1 बाई AB स्क्वायर प्लस 1 बाई BC स्क्वायर। अगर समद्विबाहु रह जाए, दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाए तो BD बराबर AD गुने DC, BD बराबर बोलिए BD बराबर AB गुने BC बटा में AC, 1 बाई BD स्क्वायर 1 बाई AB स्क्वायर प्लस 1 बाई BC स्क्वायर। समद्विबाहु रहे समकोण के साथ तो BD बराबर AD गुने DC। देखिए अगर आप इस जगह पर 2-4 बार बोलते हैं ना, पढ़ते हैं ना, तो आधा तो आपके दिमाग में यही बैठ जाता है, आधा थोड़ा सा घरे मेहनत करके सीख लेना। कहाँ था वो BD का समकोण समद्विबाहु यहाँ ठीक है, यहाँ स्क्वायर होता है, ठीक। BD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AD गुने DC, BD स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, इसलिए कि इस जगह पर यहाँ पर जो बनेगा ना, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो लगभग उन्हीं के प्रोडक्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो BD का स्क्वायर बराबर क्या होगा AD गुने DC, ठीक है। अब लिखिए इसको। अब आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे समरूप और सर्वांगसम। थोड़ा सा ऐसे ही बताता हूं, उसके बाद मेन खेल समरूप का है ना। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जो सवाल बनेगा वो समरूप से बनेगा। तो पहले देखिए, और दोनों के एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं दे देता हूं ताकि थोड़ा समझ सके आप। एक होगा समरूप और दूसरा होगा सर्वांगसम। इंग्लिश में इसको सिमिलर कहता है, सिमिलर ट्रायंगल, और इसको बोलता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि दो वस्तु या दो व्यक्ति एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, जैसे जुड़वा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, इसका क्या नाम होता है कि एकदम एक जैसा ही होना चाहिए। ये कहता है कि एक जैसा दिखे, छोटा बड़ा चलेगा, छोटा बड़ा चलेगा। जैसे ताजमहल, एक ताजमहल आगरा में है और दूसरा ताजमहल किसी भी दुकान में है, पता है ना, है तो वो भी क्या है, ताजमहल ही है। तो जब वो ताजमहल है तो शेप में तो बिल्कुल अलग है। तो सर्वांगसम का नाम होता है कि अगर आप ताजमहल का एग्जांपल लेंगे तो एकदम हूबहू ताजमहल फिर बनाना पड़ेगा, वो होगा आपका सर्वांगसम। और समरूप के लिए, सिमिलर के लिए उसके जैसा दिखना चाहिए, उसके जैसा दिखना चाहिए, वो सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, आकार आकृति अलग चलेगा। जैसे अगर कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में जो जुड़वा आपको दिखाया जाता है, कोई देखते होंगे कि कोई हीरो का जो कैरेक्टर होता है, उस हीरो के कैरेक्टर में देखते होंगे कि एक बहुत अच्छा है, मतलब एकदम पूरा फिट है, और दूसरा फिट नहीं रहता है, उसका बॉडी कुछ कम रहेगा, वो कमजोर रहेगा, ऐसा रहता है ना, तो उसको हम सिमिलर कहेंगे, सर्वांगसम नहीं कह पाएंगे। सर्वांगसम के लिए उसका पूरा बॉडी, हाइट, एरिया, हर एक चीज क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर हुआ तो सर्वांगसम, और अगर बराबर नहीं हुआ, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, तो वो क्या कहलाएगा, समरूप। क्यों? क्योंकि दिख तो उसी के जैसा रहा है, दिख तो उसी के जैसे। जैसे क्रिस देखिए या कोई मिल गया देखिए, उसमें 2 ऋतिक रोशन है, एक ऋतिक रोशन पूरा डैमेज है, भले जो साइंटिस्ट है, और एक पूरा बॉडी बिल्डर है, तो वो दिखता तो एक जैसा है, तो हम समरूप बोलेंगे, सर्वांगसम नहीं। और किसी मूवी में अगर 2 हीरो का कैरेक्टर दिखाए और दोनों के दोनों हीरो एकदम मतलब फिट हो, कोई भी अंतर उनमें नहीं आए, तो वो हम कहेंगे सर्वांगसम।
अब आइए सवाल जो हमसे पूछा जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा समरूप, तो इसमें आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो अब याद कर लेना है। समरूप त्रिभुज ABC हो गया, एक और उठाइए, तो एक और है तो हम छोटा बड़ा उठा सकते हैं, इसका नाम देते हैं DEF। तो अब देखिएगा समरूप, दो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज और भी तरह से बन सकते हैं, एक तो अलग अलग हो सकता है, ठीक है, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है, जो कल आप लोग को इसमें हम बता रहे थे कि ऐसा होता है, ये वाला। इसमें जो त्रिभुज बन रहा है, इसमें जो त्रिभुज है, इसमें कौन कौन त्रिभुज है, एक है ABC और एक है ADE। बिल्कुल ठीक। देखिए ज्यादा आपको मेहनत करना है। एडवांस और अर्थमेटिक में क्या फर्क है कि एडवांस में सिर्फ स्टूडेंट को मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ रट्टा मारना ही है सबसे ज्यादा, और अर्थमेटिक में क्या है कि टीचर अगर आपको समझाने लायक मिल गए हैं तो सिर्फ टीचर का खेल है, वहां आप उनको समझिए और काम अपना करिए। लेकिन एडवांस में सिर्फ स्टूडेंट का मेहनत, सिर्फ मेहनत करेगा तो ही होगा। तो हमने देखा कि समरूप त्रिभुज जो होंगे हमारे पास वो ऐसा होंगे, समरूप, सिमिलर। ज्यादा से ज्यादा सोचने का प्रयास करिएगा, क्योंकि याद आपको रखना है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत सीखे 4 दिन बाद भूल गए तो हमारा काम चलेगा। परमानेंट जब तक जॉब आपकी ना हो जाए तब तक ये याद होना चाहिए। तो समरूप दो त्रिभुज ऐसे दिखेंगे, एक त्रिभुज ऐसा दिखेगा। इसके बारे में क्या लिखवाए थे, इसके बारे में लिखवाए थे कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से बनने वाले त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप होंगे। अब गौर से देखिए तो इन्हीं में एक त्रिभुज इतना छोटा है और एक त्रिभुज इतना बड़ा है तो त्रिभुज, इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको समरूप बोल रहे हैं। तो अब आइए, समरूप त्रिभुज में कहा जाता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी ABC का क्षेत्रफल और पता है तो बोलते जाइए, DEF का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ना, हाँ, इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इनके भुजा के वर्गों का अनुपात अगर हम बात करें तो अब ध्यान रखिएगा कि जहां से उठाइएगा, जिसको उठाइएगा, जिस तरफ से उठाइएगा उस तरफ से हर बार उठना चाहिए। जैसे अगर मैंने इसको उठाया पहला, मैं चाहूं तो इससे स्टार्ट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अगर ABC उठाए हैं, ऊपर लिखे हैं तो ABC पहले लिखा है, DEF अगर पहले लिखे हैं तो DEF लिखा है। एक बार अगर पहले इनसे उठा लिए तो तीनों, चारों, पांचों बार, जितना बार जरूरी पड़ा इन्हीं से उठाएंगे। अगर इनको उठाए तो जितना बार जरूरी पड़ा शुरुआत इन्हीं से करेंगे। अब बराबर कौन होगा, ये भुजा और ये भुजा, और ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। अब इसमें और भी चीजें तो हो सकती है, एक होता है माध्यिका और एक होता है लंब। माध्यिका का नाम क्या है, माध्यिका का है कि सिर्फ लाइन मिला लीजिए, इसको दो भाग में अगर बांट दिया, इसको दो भागों में बांट दिया, इसका नाम A और इसको D दे देते हैं, ABCD लिख दिए हैं, EF लिख दिए हैं, इसको लिख देते हैं G और H। ठीक है, ये अभी क्या है, माध्यिका है। एक ऐसा ही क्या दिखता है, लंब, लंब भी दिखता है ऐसा ही, लेकिन वो क्या रखता है, 90 डिग्री अपने साथ में रखता है। तो GH लिख दिए, इसको लिखते हैं I और J। एक ही बार सारा थ्योरम एक ही लाइन में सिमट देना चाह रहे हैं, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। तो इसका देखिएगा, समरूप दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके वर्गों के, इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या इनके लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या इनके माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब एक तरफ से देखिए, मेन खेल है सीखना खाली ना। अगर मैंने इनका AB उठाया तो ये क्या करूंगा, DE, AB का स्क्वायर और DE का स्क्वायर बराबर। अब इनको उठाना पड़ेगा ना, BC का स्क्वायर, बोलिए EF का स्क्वायर बराबर
AC का स्क्वायर बराबर DF का स्क्वायर बराबर, हाँ चलिए ठीक है, बराबर GH का स्क्वायर अलग छाप दिए, अलग नहीं छापना है, इन्हीं में काम चलाना है। अगर ये माध्यिका रहा, ठीक है ना, अगर ये माध्यिका रहा तो माध्यिका पढ़ेंगे, और अगर ये लंब रहा तो लंब पढ़ेंगे। तो हम यहां तक क्या लिख चुके हैं, EF लिख चुके हैं, यहां लिखते हैं G और इसको लिख देते हैं H। अब चूंकि इनकी बात कर रहे हैं तो इन्हीं का माध्यिका चलेगा, या इनका बात कर रहे हैं तो इन्हीं का लंब चलेगा, तो इनका अभी हम माध्यिका की बात कर रहे हैं, तो माध्यिका का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, AG का स्क्वायर बटा में DH का स्क्वायर। और अगर यही लंब का काम किया होता तो भी हम क्या करते, लंब का स्क्वायर, इसका लंब का स्क्वायर बटा में इसका लंब का स्क्वायर। अब ये हुआ क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल अगर आप मेंसुरेशन पढ़े होंगे तो पता होगा कि स्क्वायर को क्षेत्रफल कहते हैं, ये ना होता है। तो इस क्षेत्रफल था इसलिए स्क्वायर के रूप में लिखाया। अब एक परिमाप की बात करता है, परिमाप बने पेरीमीटर। तो यहां पर बोलेगा कि ABC का परिमाप, ABC का परिमाप मतलब दो त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, तो DEF का परिमाप। तो अब याद रखिएगा परिमाप क्या होता है, मेंसुरेशन पढ़े होंगे तो परिमाप आपको बताया होगा कि भुजाओं का योग कर दीजिए, परिमाप कहलाएगा। क्षेत्रफल में बताया गया होगा कि स्क्वायर करिएगा तो क्षेत्रफल निकलता है, तो क्षेत्रफल वाला में स्क्वायर करके अनुपात निकालना था, और परिमाप वाला में सिर्फ भुजा का अनुपात निकालना है। तो लैंग्वेज में सुनिएगा, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के, उनके लंबों के वर्गों के, उनके माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, दो त्रिभुज के परिमाप का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब चूंकि यहाँ भुजा है तो हम भुजा आएगा तो भुजा की बात करेंगे, लंब आया तो लंब की बात करेंगे, माध्यिका आया तो माध्यिका की बात करेंगे। तो अब एक तरफ से बोलते जाइए इनके बारे में। चलिए उठा रहा हूं, AB बटा में DE बराबर BC EF, AC DF। ध्यान रखिएगा अगर लंब या माध्यिका दोनों रूप में वही लिखाएगा, AG DED है वो नहीं DH। अब एक लाइन, दो लाइन खाली लैंग्वेज में पढ़ लेंगे। लैंग्वेज मेहनत आपको करना होगा ना, नहीं मेहनत करिएगा तो एडवांस में आप रोज आइएगा। आपको तो एकदम आसान लगेगा, आपको जब मेंस अलजेब्रा पढ़ाएंगे ना और फ्री हो वहां और परेशानी में फंसिएगा। इसमें क्या है ना कि थ्योरम लगभग उस टाइप के रटने में आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा पता नहीं स्टूडेंट को क्या होता है, वो बहुत परेशान कर देगा आपको। और अलजेब्रा भी जब आप पढ़िएगा ना तो वो भी आपको बहुत मुसीबत में डालेगा, क्योंकि अलजेब्रा भी आप फॉर्मूला पर नहीं आते हैं, फॉर्मूला को तोड़ा हुआ रहता है या तो फॉर्मूला पर जोड़ा हुआ रहता है। अगर a+b का होल क्यूब है ना तो उसमें आपको ऐसे दिखेगा, a+b का होल क्यूब किसी को याद है तो बोलिए, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b, ऐसा होता है। तो आपको यहां पर जानते हैं क्या होगा, यहां पर इस जगह पर तोड़ देगा इनको, या तो यहां पर कुछ जोड़ देगा, तो एकदम आसानी से नहीं दिखेगा। इसलिए मेहनत से तो भुला जाइए कि भागना है। आपको पूरा मैथ में हम समझा चुके हैं कि एडवांस पोर्शन में कम से कम 200 थ्योरम या फॉर्मूला जो भी आपको समझ में आता है वो समझिए, इतना रटना पड़ेगा। एडवांस के लिए अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो, ई चार्ज के लिए कम से कम 200, 250 जा सकता है, लेकिन कम से कम 200 इतना तो दिमाग में रखना है। मेहनत से अगर आप हट गए तो बड़ा बड़ा एग्जाम का काम आपका खराब हो जाएगा। हाँ, इनके बारे में पहले लिखिए। देखिए समरूप त्रिभुज,
सिमिलर ट्रायंगल, इसको लिखिए समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल। हो गया। एक जैसा दिखना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, आकृति छोटा या बड़ा हो सकता है। एक जैसा दिखना चाहिए, आकृति छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है। अब आइए इनके बारे में लिखिए। नीचे से लिखिएगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं लंब या माध्यिका, इनके भुजा लंब या माध्यिका के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। इसको चाहते तो हम 3 जगह लिखवाते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर लिखवाते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर लिखवाते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मैंने इन तीनों को एक ही में सिमट दिया। अब आइए परिमाप के बारे में लिखें। पेरीमीटर, इंग्लिश में इसको पेरीमीटर कहते हैं। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात इनके भुजा, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात इनके भुजा लंब या माध्यिका के अनुपात के बराबर होता है, का अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। अब जो चीज अभी आप पढ़े हैं बस उसी को दोबारा बोलना है, आप ही लोग से बोलवाऊंगा। दो समरूप त्रिभुज हैं, अब ये नाम रख रहे हैं PQR, ये हो जाएगा आपका STU, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ हम जान रहे हैं। अगर हम इनकी लंब या माध्यिका की बात करें, लंब में अभी रहने देते हैं, माध्यिका आएगा तो माध्यिका लिख लेंगे। ठीक है। तो PQRSTU हो चुका है, ये होगा V और इसको दे देते हैं W। अब बोलिएगा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, PQR का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा STU के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा इनके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, इनके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। बोलिए, PQ का स्क्वायर बटा में ST का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर, एक तरफ से QR का स्क्वायर
बटा में TU का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर SU का स्क्वायर बराबर PV का स्क्वायर बटा में SW का स्क्वायर। आपको याद हो गया मेरे ख्याल से। अब PQR मतलब दो त्रिभुज के परिमाप का अनुपात। अब हम बात कर रहे हैं परिमाप। दो त्रिभुज के परिमाप का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। भुजा के लंब के या माध्यिका के अनुपात के बराबर होता है। बोलिए PQ बटा में ST बराबर QR बटा में TU बराबर PR बटा में SU बराबर PV बटा में SW। याद हो गया हमारा। अब है कि एक में जो रहेगा ना, सवाल यहां से भी बनेगा, ऐसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सवाल वो एक वाला में करके करता है। मतलब 50% यहां से सवाल बनाएगा और 50% एक त्रिभुज के अंदर में जो बना है वहां से बनाएगा। अब सेम चीज बस एक त्रिभुज के अंदर में। तो लैंग्वेज कहता है कि किसी भी त्रिभुज के दोनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन से बना त्रिभुज कैसा होता है? बोलिए समरूप होता है। तो हम तो जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में दोनों त्रिभुज का जो अनुपात होगा, अब यहां पर क्षेत्रफल की बात नहीं करेगा, अब सिर्फ भुजा की बात करेगा। अब सिर्फ किसकी बात करेगा? भुजा की बात करेगा। तो अब आप याद रखेंगे कि इनके भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। इनके भुजा का अनुपात बराबर है। तो याद रखना है कि दो गो त्रिभुज है, एगो है ABC और दूसरा है ADE। अब अगर आप लिखते हैं ABC और फिर लिखते हैं ADE, या आप पहले लिखते हैं ADE और फिर लिखते हैं ABC, तो इस बात का जरूर ध्यान रहे कि अगर बड़ा त्रिभुज उठाए तो तीनों चारों बार बड़ा त्रिभुज उठाइएगा पहले, और अगर छोटा त्रिभुज उठाए तो तीनों चारों बार छोटा त्रिभुज उठाइएगा। ठीक है, तो पहले हम बड़ा से लिख के याद करने का प्रयास करते हैं। अब बताइए इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो बोलिए क्या उठाऊं? बड़ा AD बटा में AD, बिल्कुल सही। AB बटा में AD। अब इन्हें वाला उठा लीजिएगा, या कोई उठाए उसको मतलब नहीं। AC बटा में AE, क्योंकि AC उठाए हैं तो फिर AE उठाएंगे। अब बचा तो ये, तो अब इसमें कौन उठाए? BC बटा में DE, बिल्कुल ठीक। अब अगर हम उल्टा करके चाहते हैं कि हम पहले ADE लिख लें छोटका और फिर लिखें बड़ा। अब छोटका के अनुसार बोलिएगा, ये मैं मिटा रहा हूं। छोटा के अनुसार बोलिएगा AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC बराबर DE बटा में BC। चलिए अच्छी बात है, फिर से लिख देता हूं ताकि आप इसका नोट बना लें। AC बटा में ADE बराबर में ये आपका आ जाएगा AB बटा में AD, AC बटा में AE और BC बटा में DE। इनके बारे में क्या बोले थे कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सिमिलर होंगे या समरूप होंगे, और इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। छोटा उठाएंगे तो तीनों में छोटा पहले, बड़ा उठाएंगे तो तीनों में
बड़ा। और इसके अलावा भी ये वाला बताए थे, इन दोनों के बारे में कुछ बताए थे। बोलिए तो क्या बोले थे इनके बारे में? पहले तो ये बोले थे कि ये वाली भुजा इसकी आधी होती है, यानी DE जो है ना BC का आधा है। और इसके बाद इनके बीच में क्या है? समानांतर है, पैरेलल है, यानी हम लिख सकते हैं कि BC पैरेलल DE। अब दूसरी बात कि अगर ये समानांतर है, पैरेलल है, तो अब हम इनको कोण भी तो पीछे पढ़े थे, लाइन में कोण पढ़े थे ना। तो अब हमको बताइएगा कि इनके अनुसार कौन बराबर होगा। बराबर कौन कौन से होता है? संगत से बराबर होता है, एकांतर से बराबर होता है, शीर्ष कोण से बराबर होता है। उसके बाद हम बोले थे कि 180 भी होता है अंतः कोण से। तो हम जानना चाहते हैं ना कि हमको यहाँ पर मैं नाम लिखता हूं ना, इसका नाम लिखता हूं ABCD, छोटका वाला E। इतना काम हो गया हमारा। हम चाहते हैं कि हमको बताया जाए, अगर कोई नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो इसका अवेलेबल है, देख लीजिएगा वहां से जाकर के। हम चाहते हैं कि संगत कोण से बराबर वाला बोल दीजिए हमको। संगत कोण से कौन कौन बराबर होगा? B बराबर D, B बराबर D, C बराबर E। क्या से बराबर? संगत कोण से। अगर और भी मैं कुछ लिखूं जैसे, और अच्छा रहने दीजिए, यहाँ पर संगत कोण तो हो गया। अब हम जानना चाहते हैं ABCDE कर दिए, अंतः कोण वाला उठा लेते हैं, E कर दिए ना, F और G उठा लेते हैं। हमको बताइएगा कि अंतः कोण से होता क्या है? पहले अंतः कोण से योग 180 होता है। कौन कौन 180 होगा? F प्लस G D, F प्लस D कितना? 180। किससे? अंतः कोण से। और G प्लस A कितना? किससे? अंतः कोण से। मुझे लगता है कि आपको याद हो गया। अब आपको पढ़ने में मजा आएगा। अब सर्वांशम के बारे में हल्का हल्का चीज है जो हम ऐसे ही बता देंगे।